पहले नागरिकता के नाम पर जो कुछ चल रहा है उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या वाकई विपक्ष जानबूझकर पूरा खेल खेल रहा है या फिर भ्रम सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है? आज इसी पर सबसे अनोखी, टेलीविजन इतिहास की सबसे अनोखी बहस। एनआरसी, सीएए और एनपीआर पर सरकार कितना भी समझाए, लेकिन कुछ लोग ऐसा लगता है कि समझते ही नहीं या फिर समझना ही नहीं चाहते। अब जरा ये बयान ही सुन लीजिए। चाहे एनआरसी हो, चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। ये भी बिल्कुल वही चीज है। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, आरोप लगाया कि यूपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मासूम लोगों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ तो लापता हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। प्रियंका वाड्रा ने तो कुछ इस अंदाज में सीधे योगी आदित्यनाथ पर ही निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि ये है क्या, भगवा है क्या, इनको पता ही नहीं, क्योंकि परिवार में उस प्रकार के संस्कार की आवश्यकता थी। हो सकता है कि कहीं किसी दूसरे देश के संस्कार मिले हों। टैक्स पेयर्स पहले देश की तरक्की के लिए टैक्स दें, फिर कुछ सिरफिरे उसे अपनी निजी संपत्ति समझकर फूंक डालें, और हमारे नेता चाहते हैं कि कोई कार्रवाई न हो। एक बार फिर हमारे पैसे से उन चीजों को खरीदा जाए, क्या ये जायज है? दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। पीएम मोदी, अमित शाह बार बार अपील कर रहे हैं, भ्रम ना फैलाएं, सीएए और एनआरसी पर कंफ्यूजन ना बढ़ाएं। लेकिन देखिए असल में हो क्या रहा है। सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है, इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है, मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? देखिए, सवाल पूछा गया सीएए पर और जवाब दिया गया एनआरसी पर। सवाल ये है कि मोदी सरकार खुलकर सबके विकास की बात करती है, फिर क्यों हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की तराजू में तोला जाता है? क्या मोदी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। नागरिकता पर भ्रम, जागरूकता कम। नागरिकता पर भ्रम, जागरूकता कम, और दो बनाम दो स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सामने मौजूद है हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस के कद्दावर नेता, 3 टाइम मंत्री, और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, आप सब दोनों से ही शुरू करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा। संबित, पहला सवाल आपसे, नागरिकता पर भ्रम ज्यादा है, जागरूकता कम है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वो हम सब देख रहे हैं। मैं तीनों विषय पे चंद सेकंड्स बोलता हूं। पहले सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बार बार गृह में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बात स्पष्टता के साथ कहा, और नरेंद्र मोदी जी ने इस पर हर आधे घंटे में ट्वीट भी किया है कि यह अधिकार देने वाला कानून है, किसी का अधिकार छीनने वाला नहीं है। किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कोई प्रकार का गाज नहीं गिरता है, किसी का अधिकार नहीं छीनता है। मगर मैं आपको एक आज बड़ी बात दिखाने वाला हूं, यह आज तक टीवी में दिखाया नहीं गया है।
यह है अमेंडमेंट ऑफ सिटीजन रूल्स 1956 इन देयर एप्लीकेशन टू द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। आपने 2003 में मनमोहन जी के भाषण को सुना होगा, मगर उस समय मनमोहन सिंह जी जो CAA डिमांड कर रहे थे, हमारी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो पारित हुई और यह है वो कानून। उस समय जो रूल अमेंड किए गए, उस रूल के अनुसार गुजरात और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में जो भी हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए होंगे और जिनको, केवल हिंदू, सिख नहीं, पारसी नहीं, बाकी नहीं, केवल हिंदू जो भी आए होंगे इंडिया में, गुजरात राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार ने उस समय कहा कि हां, हम इन हिंदुओं को नागरिकता देंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहां पे जाइए, नागरिकता दे देंगे। 3 वर्षों तक, 2007 तक इसको एक्सटेंड किया मनमोहन सिंह जी ने। आज मैं सवाल पूछता हूं, उस समय तो ये CAA ठीक था, आज CAA खराब है। दूसरी बात, 10 सेकंड में 10 सेकंड में आपने अभी ममता बनर्जी का एक बयान दिखाया। याद करिए, ममता बनर्जी इतने कागज पकड़कर 2008 में स्पीकर के सामने जाती है, जोर से चिल्लाकर बोलती है कि घुसपैठिए आकर बंगाल में अपना घर बना रहे हैं, आप इन घुसपैठियों को कब निकालेंगे, और जोर से सारे कागज स्पीकर के मुंह पे फेंकती है। उस समय उनका नारा था काका लाला, CAA लाला, काका लाला, और आज वो कह रही है काका छीची। काका लाला से काका छीची, लोग ये जान नहीं पा रहे हैं हकीकत क्या है। जी, अब मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आपने बोला गोडसे ने महात्मा गांधी का वध किया, ठीक है, लेकिन ये सरकार संविधान की आत्मा का वध कर रही है। महात्मा गांधी की शरण में इतनी बड़ी बात आपने बोली। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए, पहली बात तो आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, मैं उनको नमन करता हूँ। दूसरी बात, सवाल CAA और NRC और काका फाफा छीछी सब संबित पात्रा जी ने बड़ा अच्छी तरह से रखा। सवाल किसी बिल का नहीं है अमीश देवगन, सवाल किसी कानून का नहीं है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की नीयत का। देश की जनता में इनका जो भरोसा है वो लगातार टूट रहा है। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये कानून लाया था, मनमोहन सिंह जी ने बात की थी, इसका मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस करती थी। तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? क्या आपको अपने कानून लाने से पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? मैं पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी से और सुधांशु जी से भी कि भाई, आपने एक तरफ कह दिया कि साहब हम ये काम करेंगे जिससे कि तमाम शरणार्थियों को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाएंगे। भाई, पाकिस्तान में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो भारत को शरण देना चाहिए, मैं स्वागत करता हूं इस बात का, लेकिन शरणागत की रक्षा करने का वचन हमारी संस्कृति देती है, हमारा धर्म देता है, सनातन धर्म देता है, हमारा भारत का संविधान देता है। शरणागत की रक्षा करने में भेदभाव करने की जरूरत क्या थी? आपको ये क्या लिखने की जरूरत थी? आप कहते जो शरण मांगेगा उसको देंगे हम, जो शरण मांगेगा। एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिएगा अमीश देवगन, मुझे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कानून लाए और फिर इस कानून से अब पीछे इसकी सफाइयां देनी पड़ रही हैं, तो एक शेर कहना चाहता हूं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों? जी, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इन्होंने जो फैक्ट की बात कही कि भेदभाव क्यों, तो 20 अप्रैल 2012 को असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन, सिर्फ 3 को, इनको नागरिकता देना हमारे लिए आवश्यक है। सब लोग देख चुके हैं, कई बार ये टीवी पे आ चुका है। 2003 में मनमोहन सिंह जी बतौर कांग्रेस सांसद असम से तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी जी से कहते हैं कि हिंदू और सिखों को दीजिए, जिसका कि अभी संबित जी ने आपको डिटेल बताया। और जो आचार्य जी ने कहा महात्मा गांधी की आत्मा, तो 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है कि पाकिस्तान से आए हुए सभी हिंदू, सिख और गैर मुस्लिमों को न सिर्फ शरण देना बल्कि उनकी आजीविका और जीवन स्तर का ध्यान रखना भारत सरकार का कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए जो आपने बात कही गांधी की आत्मा की हत्या किसने की, यह सहज समझा जा सकता है। जो आपने कहा, जो गांधी जी ने कहा, जो राजीव गांधी ने कहा, जो मनमोहन सिंह कह रहे थे और जो तरुण गोगोई कह रहे थे, वो हम कहे। सच तो यह है, मगर कैसा आवरण बनाया गया। इन्होंने कहा अटल जी का जन्मदिन है, तो मैं भी कहना चाहूंगा, अटल जी की एक कविता थी, सच को कैसे छुपाया गया है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। इसलिए अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। इस पे विरोध। हारून यूसुफ साहब, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो आखिरकार यहां तो बसें जलाई जा रही हैं।
यहाँ तो गाड़ियां जलाई जा रही है, या तो पत्थर मारे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक? अगर कोई सच की बात करे और हकीकत की बात करे तो सियासी रोटियां सेकने की बात हुई। अभी हमारे संबित पात्रा जी ने कहा कि भ्रमित किया और जा रहा है लोगों को। मैं पूछना ये चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी ने कब ये कहा कि इसके अंदर जो तमाम लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कब कहा कि मुसलमानों को शामिल मत करो? मैं दूसरी बात जी, आज भी पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से लोग गए थे मुहाजिर कहलाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में मेरे पास आते हैं, कोई 14 साल से यहाँ बुज़ुर्ग औरत रह रही हैं, वो परमानेंट चाहती हैं कि हमको यहाँ की शहरियत मिले। तो ये जानबूझ के इसलिए छेड़ा गया क्योंकि इस देश के अंदर नफरत और डर की राजनीति हो रही है। पर अभी आपने बोला कि आपके यहाँ एक मुस्लिम औरत आती है जो चाहती है कि भारत में उनको नागरिकता मिले, यानी भारत में डर तो नहीं है? नहीं, भारत में डर तो नहीं है एक कौम के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, अब वो बुजुर्ग हो गई तो उनके भाई ने उनको यहाँ बुला लिया। इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं दिल्ली में, दिल्ली के होम डिपार्टमेंट से पता करें। और दूसरा, जिस तरीके ये लाया क्यों गया, क्यों भ्रमित किया गया, क्यों एक खास समुदाय को जो है ये कह के उकसाया गया कि मुसलमानों के अलावा सब होंगे। इस देश का संविधान, इस देश का आइन सबको बराबर का हक और अधिकार देता जी जी जी। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बार बार लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, और मैं संबित जी और त्रिवेदी जी से कहूँगा कि आज देश के अंदर आपके इस कानून का बिल लाने के वजह से हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो गए हैं। आज नौजवान जो सड़कों पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकल के चल रहा है, वो किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, वो अधिकारों की बात कर रहा है, वो संविधान की बात कर रहा है। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, गुमराह वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप एक कौम के विरोध में काम कर रहे हैं, आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, आपने लगाया कि आपने डर पैदा कर दिया है। देखिए, पहली बात है, हारून यूसुफ जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय के नाम को छोड़ दिया और ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? मुझे आहत होता है ये बात सोचते हुए कि बार बार आप इंडियन मुस्लिम को क्यों इन इस्लामिक कंट्रीज के मुसलमानों के साथ कंपेयर करते हैं? क्या कहा गया है इस बिल में? इस बिल में कहा गया है ये तीनों इस्लामिक देश हैं, यहां पर इस्लाम के नाम पे प्रताड़ना नहीं होती है, माइनॉरिटीज पे प्रताड़ना होती है। इसलिए इन देशों के माइनॉरिटीज को, जो कि यहां ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक आ चुके हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये बार बार भ्रम फैलाते हैं कि हम वहां से माइनॉरिटीज को ले आएंगे, भविष्य में ले नहीं आएंगे। 31 दिसंबर 2014 और राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश चले गए थे, करे संविधान की रक्षा के लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। देखिए, उनको एक ही डिक्शनरी, कमलनाथ सड़क पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल, वो सब उतरे। देखिए, अभी सुधांशु भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आओ मिलके दिया जलाएं। ये भारतीय, केवल अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हृदय है। आओ मिलके दिया जलाएं, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नारा है, आओ मिलके देश जलाएं। आओ मिलके देश, अगर हम ना देश चलाएं तो आओ मिलके देश जलाएं। अगर गांधी परिवार देश नहीं चला रहा है तो इससे अच्छा है कि देश जला दे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। जी सर, क्विकली फिर जवाब। 4 लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाला डिबेट भी नहीं है, अच्छी डिबेट चल रही है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बताइए, क्या इन तीनों इस्लामिक देश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, इनके ऊपर प्रताड़ना होती है या नहीं होती है? सुधांशु जी बहुत विद्वान हैं, संबित जी बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। सवाल अफगानिस्तान का नहीं है, सवाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है, सवाल इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और तमाम परंपराओं का है। उपनिषद की उद्घोषणा है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा के अंदर जो भी व्यक्ति है वो हमारा परिवार है। क्या भारत इतना संकीर्ण है? भारत इतना छोटा हो जाएगा कि 2-4 मुसलमान आ जाएंगे, 2-4 ईसाई आ जाएंगे तो उन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात कहां की कर रहे हैं आप? सवाल इस बात पर
खड़ा होता। आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं गांधी ने ये कहा था। अरे गांधी ने क्या ये कहा था कि मुसलमानों को छोड़ देना? गांधी ने कहा था जो शरण मांगे भारत का फर्ज बनता है कि उसे शरण दे, उसकी रक्षा करे। गांधी ने यह कहा था। अमिश देवगन, दूसरी बात मैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, सुधांशु जी आप भी गौर करें इस बात पे। अमिश देवगन, पूरा दुनिया देखेगी आपका चैनल। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको कुछ चेंज करना ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि एक राशन कार्ड दे दोगे तो भी हो जाएगा, पोस्ट कार्ड लिख दोगे तो भी, तो फिर भाई इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा ना, ये क्या कहां की बात? अब आप सफाई देते घूम रहे हैं। अरे आपको अगर नहीं, आप कल तक ये कह रहे थे संसद के अंदर हम एनआरसी लाएंगे, पर इनकार हो गया कि सुनिए, दिया जलाने आपने की बात वादा करते किया हैं, था। आप देश जलाने की बात अमिश करते हैं। देवगन जी छोड़ो ना, ये देश जलाने की बात हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं? ये बोला, देश आरोप लगा जलाने की बात हम नहीं कर रहे। सुनिए, देश जलाने की बात और देश को बचाने की बात, माफ करना, इस देश का बच्चा देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। नियत को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, नजरिए को बदलो। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता। आचार्य जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं कोट कर दे रहा हूं, कि यह भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते उनको न सिर्फ यहां शरण दें बल्कि व्यवसाय दें और उनका जीवन सुंदर बनाएं। महात्मा गांधी के सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 96, जिसमें 7 जुलाई से लेकर 26 सितंबर अभी यूसुफ साहब ने कहा कि वहां मुहाजिरों के साथ ये होता है। आपको पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली, मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खां, अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। इसलिए मैं अभी जो आचार्य जी ने एक और बात कही कि साहब वो पाकिस्तान और उनको लेने में हमने कब गलती, हम कब कह रहे हैं? जो यहां से हिंदू और सिख थे उस इलाके के, या बौद्ध थे, जैन थे, वो तो फंस गए थे। जो मुस्लिम थे, भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम थे, एक जो महात्मा गांधी के भारत के साथ यहां रहे और दूसरे जो जिन्ना के साथ वहां गए। वो कह के नहीं गए, उन्होंने कहा लड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, और फिर भी हम चलो देने को तैयार हैं। अगर आपको एक मजेदार बात बता देता हूं, हम सबने गाना सुना है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। उसकी आखिरी लाइन क्या थी? बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में गाना बना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और उसकी आखिरी लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो कहिए कि पाक सरजमी, दामने रहमत की सरजमी और परचम हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। एक बात कहिए तो ठीक है। ओके, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। हारून जी आप बोलिए। त्रिवेदी जी ने बड़े जोश में जो बात यहाँ कही है, मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि मौजे हवादिस उनको भी, ए मौजे हवादिस उनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग जो साहिल पर बैठे तूफान का नज़ारा करते हैं। आज जो ये अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने जिस तरीके से एकदम, सर इसी में एक लाइन जोड़ दूं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें करते हैं। जी मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन आप बड़े विद्वान हैं इस मामले में। जी लेकिन जिस तरीके से हारून जी पेतरा बदला गया, अमित शाह जी ने हर चैनल के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ये एनआरसी की बात नहीं कर रहे थे, हम एनपीआर की बात कर रहे थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस देश के लोगों को खुदा के वास्ते ऐसा भी मत समझो कि बहरे हो गए और अंधे हो गए। तो आपने पार्लियामेंट में कहा, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, कि ये एनआरसी कैब ख़त्म होते ही एनआरसी लागू कर देंगे। किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? आज पूरा देश आग में झुलस रहा है। कोई अगर कहे कि किसी के उकसाने पे हुआ, आपने भी सरकारें चलाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आग में झुलसे ये देश? देखिए, हम चाहते हैं कि अमन और शांति का देश है। अगर कोई वायलेंस या हिंसा की बात करता है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं एक सेकंड अमित शाह की वो बात सुना सकता हूं आपको? क्या वो जो तशद्दुद है, ठीक है, संबित पात्रा जंग है, जी वो कौन एलिमेंट करवा रहा है? जी संबित 40 सेकंड, फिर अमित शाह की बाइट। देखिए, मुझे लगता है आज हम सारे डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स देश को दिखाएं। तू मेमे वाला डिबेट नहीं है, फैक्ट्स रखने वाला डिबेट है। इसीलिए इसको आज हमने रखा है, आपको 2 बनाम 2। अभी इन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा 2-4 मुसलमान बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा?
देखिए, आईएमडीटी एक्ट को 2005 में रिपील करते हुए, उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सरकार, भारत की सरकारें क्या कर रही है, ये आंखें बंद करके क्यों बैठी है। इतने घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर रोज घुस रहे हैं। दिस इज कोट अनकोट एक्सटर्नल एग्रेशन। उन्होंने कहा यह देश के अंदर एक युद्ध की स्थिति है, इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए। हम यहां पर घुसपैठियों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं। अमीश भाई, यह देश मेरा, आपका, हारून यूसुफ भाई का बिल्कुल है, और इस देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर हारून भाई और मेरा बराबर का हक है। घुसपैठिया आकर मेरा या हारून भाई का हक क्यों खाए? उस घुसपैठिए, उस रोहिंग्यान के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? यह सवाल नंबर 1 है, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए। दूसरी बात, यहां पर एनपीआर की बात हुई है। देखिए, एनपीआर यूपीए की सरकार के समय आया। 2010 में किस प्रकार से, तो फिर सब कुछ आप यूपीए की सरकार का ले रहे हो, तो फिर सरकार ही लाने की आवश्यकता क्या? सुनिए, नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं। जी, सवाल है मेरा। कुछ कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस भी आजकल बड़ा अनकॉमन है। सेंसस हर 10 वर्ष में होता है, ये यूपीए या एनडीए का नहीं होता है। जनगणना हर राष्ट्र में 10 वर्षों, इंडिया में 10 वर्ष में होता है। 2011 में होती है, 2021 में यूपीए जनगणना करती थी तो भारतीय जनता पार्टी आके कहेगी कि नहीं नहीं, ये तो यूपीए की जनगणना थी, हम जनगणना नहीं करेंगे। पर अगर सुनिए ना, जी, ये एनपीआर 2010 में चिदम्बरम साहब ने, उस समय प्रतिभा पाटिल जो हमारी देश की प्रथम नागरिक थी, उनके घर में खड़े होकर एनपीए को घोषित किया, उनको पत्र दिया, और पूरे हिंदुस्तान में प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी नागरिक जो एनपीआर में रजिस्टर हुई, उनका नाम सोनिया गांधी है। आज वही एनपीआर बुरा हो गया। और मैं एक बहुत बड़ा कागज दिखाने वाला हूं, यह है वो उत्तर। लोकसभा में खड़े होकर एमएचए 2012 में जितेंद्र सिंह जो इनके मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं आप? यस जी, उन्होंने कहा है कि ये जो एनपीआर हम ला रहे हैं, दिस इज द प्रिकॉर्सर ऑफ एनआरसी। हम पहले एनपीआर लाएंगे और उसके बाद एनआरसी करेंगे। उस समय आप एनआरसी करना चाहते थे और आज आप इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। जी, आज क्या आपको लगता है कि आप भी राजनीतिक रोटियां यानी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम? आपको भी लग रहा है कि इससे राहुल गांधी भी रीलॉन्च हो जाएंगे और कांग्रेस भी दोबारा खड़ी हो जाएगी? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़े अदब के साथ ये बात कही कि उड़ रहे थे वो बादल हिलाल के, यानी कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मुसलमानों ने जश्न मनाया वो एक इस्लाम के नज़रिए से मनाया और ये डिवीज़न होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन्ना, इमरान खान और ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। मुसलमानों की आवाज़ वो महात्मा है जो राजघाट पे सो रहा है। मुसलमानों की आवाज़ वो पेड़ हैं। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सैकड़ों उलेमाओं को उन पे लटकाया गया था। मुसलमानों की आवाज़ बीर अब्दुल हमीद की छाती से टपका वो लहू है जो भारत माता की जय बोलता है। मुसलमानों की आवाज़, माफ़ करना सुधांशु जी, जिन्ना कभी नहीं हो सकते, ओवैसी कभी नहीं हो सकता। मुसलमानों की आवाज़ समाजवादी पार्टी और बसपा और फलानी दिमागी पार्टियां नहीं है। मुसलमानों की आवाज़ हर वो हिंदुस्तान का हिंदू है जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहता है। कैसी बात करते हैं? जी, आप कैसी बात करते हैं? जी, ये तो पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाज बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये सब हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है। मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि मुसलमानों की आवाज जिन्ना नहीं थे, तो उसी जिन्ना के साथ 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यह किसने स्वीकार किया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। यह जिन्ना ने स्वीकार किया। और आपने कहा वो महात्मा, जिन्ना ने जब उसकी हिम्मत बढ़ गई 1916 में, तो 1920 में उसने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये हिंदू उपाधि है। और आपने देखा होगा, जितनी मूवीज देखी होंगी, हमेशा डॉक्यूमेंट में उसने मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी कहा है। क्या महात्मा की बात आप करते हैं? जी। और फिर उसकी हिम्मत उसके आगे बढ़ी, उसने 1924 में कहा अब मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। और उसके बाद जब क्रिप्स मिशन आया 1942 में, तो कांग्रेस ने ही यह बात कही कि यह गलत है अंग्रेजों की नीति कि वो मुस्लिम लीग से मुसलमानों के लिए बात करेंगे और हिंदुओं के लिए कांग्रेस से बात करेंगे। एक ही बात होगी मुसलमानों और हिंदुओं की कांग्रेस से। मगर 46 में खुद ही बात करने लगे जिन्ना से, और आके उन्हें प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इसलिए यह यथार्थ हम सबको पता है। और वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। कौन गया? सिर्फ भाजपा ही गए। सेकुलरिज्म का सूरमा गए, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा वाले गए, अफजल गुरु को हालात का मारा कहने वाले। यही तो अंतर है साहब। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े भोले। आपकी नजर एक शेर है त्रिवेदी जी, कि दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई बूंद,
दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई बूंद, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। और यही इस देश के अंदर हो रहा है। आप कह रहे हैं आज कि देश का नौजवान, देश के छात्र छात्राएं कंधे से कंधा मिलाकर इस डर के माहौल को खत्म कर रहे हैं। जितना ज्यादा डरेंगे, हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक खौफ महसूस होगा। और हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था यहाँ से, अरे साहब, आपने तो ऐसा हिंदुस्तान के खंजर लोगों पड़ा ने है, अंग्रेजों को भगाया था। ऐसा तो ये खंजर पड़ा है उस हिंदुस्तान पाकिस्तान का से आए आवाम हुए बड़ा हिंदू, सक्षम सिखों है और इस बौद्धों मामले में, जो आपने बोला ना खंजर पे, अरे बहुत दर्द है, बहुत जुदा है। इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है जख्म तो दिखता ही नहीं। जी जी जी, संबित 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 देखिए, अच्छा है, शेरो शायरी चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा शेरो शायरी नहीं जानता हूं, इसलिए मैं कुछ सवाल, तीखे सवाल जो कि फैक्ट्स पे है, मैं फैक्ट्स रखने वाला हूं, पूछने वाला हूं, क्योंकि देश फैक्ट्स जानना चाहता है। ये आपका एक वाइट पेपर है जो कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया था, सवालों के जवाब 2012 में। उसमें प्रश्न था, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर फॉर NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके गृह मंत्री ने जो व्हाइट पेपर जारी किया उसमें उन्होंने लिखा, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू रजिस्टर इन NPR, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, एज अमेंडेड इन 2004। द NPR इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRIC। ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद हम NRC करेंगे, ये आपकी सरकार ने कहा, और अभी आप उस पर पैतरा बदल रहे हैं। देखिए, 1955 से हो रहा है ये, तो किसको ऑब्जेक्शन था? सुनिए, पहली बात है, आपने गलत कहा। 1955 से NPR नहीं हो रहा है। 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और प्लस सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंतर्गत ये हो रहा है। और पहली बार पर NPR पे ओवैसी साहब कहते हैं कि ये NRC का पहला कदम है। अमित शाह लाख इंकार कर ले, उन्होंने कल ट्वीट करके भी कहा कि मैं बार बार यही बोलूंगा। देखिए, जहां तक ओवैसी और यही कांग्रेस कह रही है। देखिए, जहां तक ओवैसी साहब का सवाल है, मैं उनको शुरू से ही नियो जिन्ना कहता हूं। वो जिन्ना बनने की कोशिश में है। और एक बात तो कांग्रेस ने जिन्ना के साथ खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, वो नियो जिन्ना है। और याद करिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो यही वो ओवैसी थे जो ATM का भी धर्म ढूंढ रहे थे। जी जी, ये मुसलमान इलाके का ATM है, इसमें पैसा नहीं है, और ये हिंदू इलाके का ATM है, इसमें पैसा है। जी जी, इस प्रकार से ATM का भी धर्म ढूंढ लेते हैं। जी, मैंने आचार्य प्रमोद कृष्ण को जवाब देते हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्ण, ओवैसी तो कह रहे हैं ये NPR जो है वो NRC का पहला कदम है, लेकिन स्वामी दीपांकर ने एक बात को लिखा, उन्होंने बोला NRC ना हुआ, देवकी का आठवां पुत्र हो गया, कि पैदा होने से पहले कंस को अपना अंत नजर आने लगा है, कि ये देवकी का 8वां पुत्र हो गया, भगवान कृष्ण हो गए, सबको लग रहा अंत हो जाएगा इसके बाद। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि संबित पात्रा जी और इनकी सरकार, सुधांशु जी और इनकी पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने किया था। कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी ने कहा था। भाई, महात्मा गांधी ने ये कहाँ कहा? अभी आपने पढ़ के बताया उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहाँ कहा कि मुसलमान को नहीं अलाउ करेंगे आप? मैं कह रहा हूं, आप सारे शरणार्थियों को अलाउ करिए। शरणार्थी में और घुसपैठिए में फर्क होता है। अगर कोई घुसपैठिया भारत में है, उसे बाहर करते क्यों नहीं? आप निकालिए। आप घुसपैठिए बाहर नहीं निकालते ना, आप घुसपैठिए नहीं निकालते, आप डिवीजन करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं संबित जी कि आप कि धर्म के नाम पे डिवीजन कर रहे हैं ये लोग। एब्सोल्युटली। और मैं कहना चाहता हूं ये धर्म के नाम पे डिवीजन करके अपनी सत्ता बरकरार करना चाहते हैं, हिंदुओं को भी मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये एक मुसलमान को, एक घुसपैठियों को जिस दिन बाहर कर दें, आप बता देना, ये तो बैकफुट पे आए पड़े। अगर झारखंड जीत जाते तो ये फिर ताने मारते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। आज कल से सफाई देते घूम रहे हैं, और रमेश देवगन, मेरी बात सुनिए खत्म करने से पहले, कि हमको बांट करके हुकूमत करने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो बद्दुआ दिल से निकलेगी। हिंदुस्तान को मत बांटिए, हिंदुस्तान को मत बांटिए। जी, सुधांशु ने कहा, वो कहां कहा? पब्लिक के पास आ रहा हूं फिर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन 25 नवंबर 1947। अब कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है, द कांग्रेस इज बाउंड टू अफोर्ड फुल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over India or may do save in life in future। जो आए हैं गैर मुस्लिम अथवा भविष्य में आएंगे, उन सारे लोगों को हम प्रोटेक्शन देने को बाध्य हैं। और जो आपने कहा ना कि हमने क्यों कहा, बिल्कुल सही बात है भैया। तब गांधी की कांग्रेस कुछ और थी, अभी राहुल गांधी की कांग्रेस कुछ और है। गांधी जी की कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ थी, यहां किन लोगों के साथ है? देखिए, इन्होंने भी बात कही,
इन्होंने जिन्ना के साथ खड़ा कर दिया। जिन्ना की पार्टी क्या थी? मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन है। कहां? केरल में। और MIM के साथ आंध्र में सरकार चला चुके हैं मिलके भाई। तो ये हमेशा उनके साथ रहे हैं। और नहीं, पर आप भूल गए ये शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में है, ये शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में भी। अमीश, और सुनिए ये कह रहे हैं कि आप सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक वाक्य पूरा कर दूं। कांग्रेस सुनिए और इतना ही नहीं, वो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये सेक्युलरिज्म था। इसीलिए मैं कहता हूं, आपने बोला, मैं कहता हूं अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर, आपने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। जी 10 सेकंड सरकार वाली बात। सुधांशु जी, कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग का समर्थन कभी सदियों पहले लेती है तो वो देशद्रोही, और तुम महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ केरल में आज भी है मुस्लिम लीग से गठबंधन। और सुनिए, अरे हमने तो छोड़ दिया। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं? चमन को सींचने में पत्नियां कुछ झड़ गई होंगी। उस पे इल्जाम है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने अपने हाथों से वही दावा करते हैं वतन की रहनुमाई का। क्या बात करते हैं? जी संबित पात्रा, इनका बड़ा आरोप है। देखिए इस पूरी बात में एक चीज गौर होगी, उन्होंने बोला आप सरकार को बनाए रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आप लकीर खींच रहे हैं सरकार को बनाए रखने के लिए। देखिए अमीश भाई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला था। उसके बाद 2019 में उससे बड़ा मैंडेट मिला। 303 सीट के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। देश में ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिनके ऊपर कोई राजनीतिक दल कोई निर्णायक फैसला लेना नहीं चाहती थी। आर्टिकल 370, लोग कहते थे इस पे हाथ लगा के देखो देश में आग लग जाएगी। मंदिर के विषय में लोग कहते थे अब मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आचार्य जी मुझे रोज शाम को आप ही के डिबेट पे यहां खड़ा होकर चिढ़ाते थे, तारीख बताने की हिम्मत है तो बता के दिखाओ। CAA के लिए यही कहते थे कि CAA ला के दिखाओ। आज नरेंद्र मोदी जी का जो ऐतिहासिक मैंडेट है, ये ऐतिहासिक कामों के लिए है। जो विषय कभी नहीं सॉल्व हो सकता था, आज मंदिर का विषय सॉल्व है। ये लोग मना करते थे सॉल्व मत करो, आज आर्टिकल 370 हट गया, देश में आग नहीं लगा। शरणार्थी, जो लोग हिंदुस्तान में इतने वर्षों से अपने अधिकार के लिए पड़े हुए थे, उनको अधिकार देने का काम किया। इन्होंने कहा इतने बड़े बड़े महात्मा गांधी। सत्ता के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, ये इनका आरोप है। सत्ता के लिए हम नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी यही आरोप है, राहुल गांधी का भी यही आरोप है। ये जो लोग बस में आग लगा रहे हैं, जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपने कर रहे थे तो सब कुछ ठीक है, मगर हम वही कर रहे हैं तो बुरा है, क्योंकि ये देश का प्रोसीजर है। वो सत्ता के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं यहां बैठी जनता, शायद मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं, 90% लोग जिनको ये सिटीजनशिप दी जाएगी 31 दिसंबर 2014 तक, 95% लोग दलित हैं। वाल्मीकि, मटुआ, ओट कम्युनिटी, मेघवाल कम्युनिटी, सारे दलित। मैं नरेंद्र मोदी जी को आज धन्यवाद देता हूं दलितों के लिए। ये किसी धर्म, आप केवल धर्म के विषय मत सोचिए, दलित, पीड़ित, संकुचित, उन लोगों के लिए जिस प्रकार से उनके लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मुझे कुछ फैक्ट मुझे भी बताने होंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं, हारून यूसुफ आपके साथ उनका गठबंधन भी है, वो कहते हैं मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना तो दलित और पिछड़े हैं, जनाब समझ जाइए। ये कह रहे हैं ये तो दलितों के लिए। संबित पात्रा ने कुछ फैक्ट्स को रखा। आज ढक किस चीज को रहे हैं आप? ढक इस चीज को रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है, नौजवान भविष्य ढूंढ रहा है अपना। जिस तरीके से आज छोटे छोटे कारोबारी धक्के खा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करते रहिए। लेकिन इस देश के ये तो कर रहे हैं, पर आपके लोग धरना क्यों कर रहे हैं? आपके लोग राजघाट पर ये कर रहे हैं, आपके लोग धरना क्यों कर रहे हैं राजघाट पर? आपके लोग भी तो, आपके मुख्यमंत्री निकले हुए हैं सड़कों पे। देखिए, धरना देना संवैधानिक अधिकार है। जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल राइट है, हमें अगर कोई चीज से सहमत नहीं है, आप हर उस आवाज को कुचलना चाहते हैं जो आपके खिलाफ जी एक करके आपका फिर आपका जी बोलिए। मेरा नाम हेमंत सिंह है, गोत्र मेरा परिहार है। आप कहते हैं नहीं, सवाल पे आ रहा हूं मैं। जी। हेमंत सिंह, गोत्र मेरा परिहार है। आप कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को मुसलमान कर रहे हैं। बनारस के मेरे दो मित्र हैं, एक का नाम है संजीव सिंह ठाकुर है, दूसरा अर्पित गिरी है, वो पंडित है। दोनों को बनारस पुलिस ने 19 तारीख को जेल में डाल दिया क्योंकि वो इस कानून का विरोध कर रहे थे, है ना। अर्पित गिरी लॉ का स्टूडेंट है, उसके 3 एग्जाम छूट गए, 8 गंभीर धाराएं उन पे लगाई गई हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे लड़की छेड़ने नहीं गए थे। बनारस पुलिस ने वहाँ पे लड़की छेड़ने का आरोप उस लड़के पे लगाया है ना। जो
कौन कह रहा है छेड़ा होगा? जी जी, आप अपनी बात रखिए ना, अपनी बात, सवाल पूछिए आप। जो आपसे सवाल करता है आप उसे पाकिस्तानी बोल देते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी साथ में खड़े हैं। मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात है, हमने कुछ नहीं कहा कि केवल मुसलमान कर रहे हैं। आपने अभी गोत्र इत्यादि बताया, मुझे लगता है गोत्र बताने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है, यहां सारे लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी में वो दृश्य मैंने देखा है। अमीश भाई, कल आपने जो एक्सपोजे किया है वो वीडियो मैंने न्यूज़ 18 के माध्यम से देखा है। पुलिस के ऊपर किस प्रकार से हमला हो रहा है, एक मोटरसाइकिल जला के आप पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। बेंगलुरु में वो दृश्य देखा है जहां एक पाइप बिछा के पुलिस के बस को रोकते हो, पत्थर बस में लोड होकर आता है और पत्थर पुलिस के ऊपर मारा जा रहा है। वह दृश्य भी मैंने देखा है गुजरात के अंदर जहां लिंचिंग हो रही है पुलिस ऑफिसरों की, एक कोने में खड़े करके बड़े बड़े पत्थर पुलिस वालों के सर के ऊपर मारे जा रहे हैं। क्या करेंगे? लेकिन इस युवा के सवाल का जवाब, देश को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं उसी का जवाब, गुजरात में भी सरकार आपकी, केंद्र में भी आपकी, यूपी में भी आपकी, यहां पर भी आपकी, यहां योगी वहां मोदी। अमीश भाई, एकदम कान खोल के सुन लीजिए एक बात, पुलिस का क्या काम है? जिस बस को जलाया गया था पहली बार दिल्ली में, उस बस के अंदर यात्री बैठे थे, 35 यात्री अफरा तफरी में भाग गए। अगर 35 यात्री उसके अंदर मर जाते तो आप बोलते पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं बचा पाई? देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं, आज आप सबसे पूछता हूं। लंदन में अभी लंदन ब्रिज अटैक हमने देखा, किस प्रकार से एक आतंकवादी को गोली से भून दिया, सबके सामने पुलिस ने भून दिया। ऊ की चू किसी की आवाज नहीं निकली, किसी ने नहीं पूछा, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वहां निकल के नहीं आया। यहां आप देश जला रहे हैं और आप पुलिस को बोल रहे हैं पुलिस कुछ ना करे, और कुछ ना करे तो यही लोग बोलेंगे कहां थी आपकी पुलिस? नरेंद्र मोदी जवाब दो, कहां थी आपकी पुलिस? आचार्य प्रमोद कृष्ण, और फिर मैं एक और सवाल लूंगा आचार्य जी। जी, एक सेकंड शांत बैठिए सर। आचार्य जी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात को ख़त्म करते, अपना कंक्लूड करने से पहले एक बात करना चाह रहा हूँ। संबित पात्रा जी, सुधांशु जी, बात को सुनिए, समझिए। देश में सरकार आपकी है, ताकतवर सरकार है। 370 आपने हटाई, मैंने वेलकम किया, हमने वेलकम किया। कुछ लोग हैं जो उसके विरोध में थे, लेकिन हम लोग वेलकम किए। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आपने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा है, वादा आपने किया था, लेकिन बन रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, मुसलमान हिंदुस्तान का अगर है तो हिंदुस्तानी है, उसे जिन्ना से जोड़ने की गलती मत करिएगा। वो जिन्ना की आवाज पे पाकिस्तान मुसलमान ने जाना कबूल नहीं किया, गांधी के वादे पे हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। अगर गलती जिन्ना ने की तो सुनिए साहब, गलती जिन्ना ने की तो सजा हारून यूसुफ को देंगे? नहीं। 370 पे मुसलमान नहीं निकला। बाबरी मस्जिद वाले इशू पे, अयोध्या राम मंदिर पे फैसला आया, सुनिए, मुसलमान सड़क पे नहीं निकला। और आप जो ये जो बिल है, इसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश की संविधान के अंदर रहते हुए आप जो फैसले ले रहे हैं तो कम से कम आप फेस करने को तैयार होइएगा। तो फिलहाल आर पार की टक्कर में वक्त है एक छोटे से अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए देश की सबसे अनोखी डिबेट, क्योंकि आज दो बनाम दो है। यानी एक तरफ संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे दो कद्दावर प्रवक्ता और नेता है, तो दूसरी तरफ हारून यूसुफ का अनुभव है और आचार्य प्रमोद कृष्णम की तीव्रता है, यानी जो जिस बात को वो रखते हैं। तो ब्रेक के बाद इस सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े सवाल होंगे। हाँ, मैं सड़कों पे निकलने वाली बात कह रहा हूं। 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना था? इसका मतलब आपके जहन में कहीं ये बात बैठी है कि मुसलमानों से, अरे हकीकत तो यह है कि राम मंदिर का जजमेंट आ गया और हिंदू जश्न मनाने सड़कों पे नहीं निकला। मुझे सुधांशु जी ये बताइए, बिल्कुल सीधी बात है, ठीक है, आप देश पे राज कर रहे हैं, करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे बताइए, मुझे बताइए सम्मी जी, सुधांशु जी, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिएगा। नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा। क्या नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा। हारून जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हारून जी क्या कह रहे हैं? सितारा है, क्या कह रहे हैं? राहुल जी की चिंता है, इनको चिंता रहती है, और कई और भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं उनसे। आप भी तो चिंतित राहुल गांधी की लीडरशिप में ये देश के तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जो कि अब इनको मिसालें मिलनी शुरू हो गई हैं, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, दूसरी जगहों से। एक साल में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 12 महीनों में 5 राज्य। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। दिल्ली आपके पास आ जाएगा, दिल्ली आपके पास आ जाएगा। राम मंदिर की जो आपने बात की, हिंदुस्तान के मुसलमान ने जो कोर्ट का आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कबूल किया। कई एक आवाज उठी। जी आप उनको बार जो है हारून भाई, तो आप मुसलमानों को करना चाहते हैं।
मैं हारून भाई सुन लीजिए, एक सेकंड। यहां पर आचार्य जी ने कहा, मानेंगे मैंने लिख लिया है यहां पर, हारून यूसुफ को मोदी जी ने सजा दिया। मैं आज बतौर उनके जुबानी सुनना चाहता हूं कि मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमान सुन तो लीजिए, और उनके मुंह में जानना चाहता हूं कि उनको सजा कैसे मिली। हारून जी को सुनने ऐड कर दूं इसमें। जी जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, हमने ये नहीं कहा है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, ये कहा है धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नहीं देंगे, व्यक्तिगत आधार पर लेना चाहें। 566 लोगों को गृह मंत्री जी ने बताया दिया है। बहुत बड़े बढ़िया गायक थे जिन्होंने कहा था भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। अरे उन्होंने कहा हमने झोली भर दी। ऐसा नहीं है कि कोई मांगेगा तो हम झोली भरने को तैयार हैं। देश का नौजवान, देश के छात्र और छात्राएं जो हैं, वो जितनी ज्यादा उनके अंदर इंतशार पैदा हुआ, जितना उनके अंदर गुस्सा है, उसको देखकर बयान बदल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होता है, क्या आप बैकफुट पे आ गए हैं? आप पे आरोप बार बार लग रहा है कि आप बैकफुट पर है इस पूरे मसले को लेकर। झारखंड के नतीजों के बाद आपको भी लग गया कि अब मामला फंस गया है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि अभी तो एनआरसी का ड्राफ्ट तक नहीं आया। मैंने कई टीवी चैनल्स पे लोगों से पूछा कि आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी का बिल पढ़ लिया? लोगों ने कहा हाँ। मैंने कहा एनआरसी का तो बिल आया ही नहीं भाई, पढ़ कहां से लिया? अब भाई ड्राफ्ट आ जाए, उसमें यह लिखा हो कि ये, तो आप कह सकते हैं हमें इस लाइन पे प्रॉब्लम है, हमें इस लाइन पे ये संशोधन की आवश्यकता है। जो आया ही नहीं, सूत न कपास जो लाए थे मानसिकता में प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि मानसिकता की जहां तक बात है, सुनिए, पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ये तरुण गोगोई जी के वक्तव्य में क्लियर कट हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन लिखा है, मुस्लिम नहीं लिखा, मगर उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन लिखा तो मुस्लिम में प्रॉब्लम। भ्रम इतना फैलाया जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो भ्रम ना फैलाया जाए? इस देश में मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है, कोई उनको बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहा। अगर कोई जाने को बोलेगा, आप में से कोई भी बोले, इस देश का कोई नेता बोले, तो अमीश देवगन सबसे पहले खड़ा होगा। लेकिन 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 भ्रम और झूठ उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा मुल्क जल जाए, इनका मुल्क जल जाए, आप सबका मुल्क जल जाए। अमीश देवगन जी, सुधांशु जी ने कहा मामला फंसा नहीं है, उलझ गया है। अगर बंगाल में अराजकता होती है, वायलेंस होता है, तो तुम्हारा गली मोहल्ले का छोटा मोटा सारे नेता चिल्ला चिल्ला कहते हैं ममता बनर्जी बर्खास्त करो, गुंडा राज है, जंगल राज है, आतंकवादी राज है। अरे भाई सुनिए सुनिए, आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश जो जल रहा है, उसकी शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है नहीं है? इस्तीफा मांगिए योगी आदित्यनाथ का। क्यों हो रहा है ये हो क्यों रहा? इस्तीफा दे, आराम से आप इस्तीफा देना। आचार्य जी हम ये नहीं कह रहे, यहाँ दंगा नहीं करना है। आचार्य शांति, शांतम पापम, शांति। क्या उत्तर प्रदेश में शांति है? अरे शांति आचार्य जी, यहाँ तो शांति रखिए। अमीश जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा और आचार्य जी से निवेदन करूंगा। आचार्य जी, यहाँ तो हम दंगे करने नहीं आए हैं ना, यहाँ तो शांति से बोलने के लिए। हम तो चिल्ला, आप इधर भड़क क्यों रहे हैं? आराम से, शांति से। देखिए, पहली बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसको, हमने तो किसको मुल्ला नहीं कहा, किसी को पाकिस्तानी नहीं कहा, खुद अपने मन से बना रहे हैं। मगर एक बात मैंने सुना है, हाफिज सईद ने कहा कि आई लव कांग्रेस पार्टी, ये मैंने सुना है। ये हाफिज सईद का बयान है कि मुझे कांग्रेस से बहुत प्यार है। आप सबने सुना होगा, आचार्य जी। यही विडंबना है, हाफिज सईद वही बोलता जो आप बुलवाते हैं। यही विडंबना है, इमरान खान वो बोलता जो आप बुलवाते हैं। यही विडंबना है, यही विडंबना है, यही प्रॉब्लम। आराम से यही प्रॉब्लम। अरे वाटर कैनन डालना पड़ेगा सर, आराम से। ठीक है, इमरान खान आईएसआई वो बोलते हैं जो आप बुलवाते हैं। आचार्य जी, आप बोलने दीजिए ना। आचार्य जी, ऐसे नहीं होता है। आचार्य जी, ऐसे साहब बोलिए। स्वागत आचार्य जी, वहां भी बस चलाएंगे, यहाँ भी हम पे पत्थर फेंकेंगे। स्वागत बोलिए। मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ और करोड़ों जनता को कह रहा हूं और शांत चित्त से कह रहा हूं, देश का जो विभाजन हुआ था, जो धर्म के आधार पर हुआ था, दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। जिन्ना के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि वो बनना चाहता था, और नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि वो भी बनना चाहते थे। और अभी भी ये जो लड़ाई हो रही है, सक्सेसफुल नहीं होगा, मगर ये पुनः देश को विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर राहुल को बनाना है। वो बन नहीं पाएंगे, मगर बनाना है। ये बड़ा आरोप आपने लगा दिया। बिल्कुल, यही जवाब दिया जाएगा जी, जवाब दिया जाएगा। अमीश भाई, आप बड़ा आरोप लगा दिया। भाई, मैं देश से कहता हूं, देश से कहता हूं, मोदी जी के पीछे लाम बंद होके पत्थर की तरह खड़े हो जाओ। मोदी है तो मुमकिन है। यह व्यक्ति केवल और केवल देश को सुधारने के लिए, देश को बांटने के लिए नहीं। ठीक है, एक सेकंड सुधांशु, अब क्योंकि बड़ा आरोप लगा दिया है और फिर आप जवाब दीजिएगा कि ये राहुल गांधी को बनाने के लिए पूरी गेम खेली जा रही है। हारून जी, देखिए, कयास आराइयां लगाना, ट्रोल आर्मी पीछे लगा देना सोशल मीडिया पे, पर ये तो खुला आरोप लगा है। ये सब काम रहा है। ये तो खुला आरोप लगाया। खुला आरोप नहीं, ये सच्चाई, यही सच्चाई है। यही सच्चाई। जी, आप राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं।
राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते जी तो मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा था कि अब राहुल जी को टेक ओवर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। राहुल जी ने उस समय ये कहा था कि मैं जब आऊँगा तो अपनी ताकत और अपने बूते के बल पर आऊँगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही सम्मानित नेता हैं। राहुल गांधी तो तब बन सकते थे अगर ये लालच होता कि मैं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो सारी जिंदगी मेरे साथ एसपीजी जो पहले हुआ करती थी अब तो सीआरपीएफ कर दिए इन्होंने जी, सुरक्षा ही हटा दी है इन्होंने। तो आज ये तमाम खौफ जो है ये राहुल गांधी जवाब है और प्रियंका गांधी जी से इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को है। प्रधानमंत्री का पद उनके लिए बड़ा नहीं है, चाहते हैं तो मनमोहन सिंह ने ऑफर दे दिया था तभी बन जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सब कुछ नहीं करेंगे, ये कहा अरुण जी ने। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा सर माथे पर। वैसे कहावत है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। जी आचार्य जी 14 में 80% देश के राज्यों पे आपका कब्जा था। आपका ये एरोगेंस और आपका ना सुनना, अपनी चलाना, आज सिकुड़ के इतने रह गए हो। 2-3 स्टेट और बचे, हम इन्हें भी छीनेंगे आपसे। आप चिंता मत करो, हम छीन के रहेंगे, हम छीन के रहेंगे। संबित से सवाल पूछा गया, बैठिए आप आराम से बैठिए भाई साहब। देखिए मैं लास्ट में एक बहुत बड़ी बात कहने वाला। जी 2003 में मनमोहन जी ने कहा कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटीज है उनको सिटीजनशिप दी जाए। हमने माना भी और आज वो हो भी रहा है, मगर सोनिया जी वो नहीं चाहती है। आपको समझना होगा मनमोहन जी और सोनिया जी में फर्क है। मनमोहन जी प्रताड़ित होकर एक सिख होने के नाते पाकिस्तान से आए थे, वो जानते हैं प्रताड़ना क्या होती है, एक माइनॉरिटी को वहां क्या सहना पड़ता है। सोनिया जी कहां से आई हैं आप बताइए, वो कैसे जानेंगे प्रताड़ना क्या होती है। जी आप नहीं समझना होगा। राहुल का जो इंदिरा जी समझती थी, जो नेहरू लियाकत पैक्ट करके नेहरू जी समझते थे, जो महात्मा गांधी समझते थे, जो पूरा परिवार समझता था, सोनिया गांधी के आने के बाद उनके बच्चे और वो क्यों नहीं समझती है, क्योंकि इंडिया और इटली में फर्क है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया इस 2 बनाम 2 की डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आज की डिबेट का बहुत बहुत महत्व है और ये डिबेट टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, पहली बार हमने नागरिकता के ऊपर इतनी बड़ी और इतनी सभ्य डिबेट करी है। जनता जनार्दन, आप सबका भी हाथ जोड़ के शुक्रिया, आपने इतनी शालीनता के साथ हर बात को रखा और आपसे माफी, आपका सवाल मैं नहीं ले पाया। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आर पार।